हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 28 अप्रैल, तो 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और देखिए कल के लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आज ये उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए कल थी 27 अप्रैल, तो कल 27 अप्रैल का जो लेक्चर था, जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए। यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये आर्टिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जाते जाते हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आज ये उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन था, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा था? तो ये कहाँ हुई थी मेजबानी? न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर इसकी मेजबानी हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए आज के लेक्चर देखते हैं। तो पहली खबर है यहाँ पर तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु ने क्या है, अभी एक सर्वे कंडक्ट कराया है। तो ये सर्वे किस चीज पर कंडक्ट कराया है कि भैया यहाँ पर जो देखो, हम नॉर्थ इंडिया से जब हम साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर क्षेत्र पर आपको ये नीलगिरी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स और इधर है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इन दोनों ये जो संगम के आसपास में ये नीलगिरी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो ये नीलगिरी माउंटेन्स है, इसमें ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्वे कराया गया कि भैया यहाँ पर जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं, तो उनके बारे में एक रिसर्च स्टडी करनी थी कि भैया कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनके हैबिटेट को क्या लॉस हो रहा है और सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मेंबर्स इन्होंने बुलाया एज एन ऑब्जर्वर। जो यहाँ पर जो एक सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा या कराया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये ऑब्जर्विंग करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी हर चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है जिसका नाम है नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर आपको याद रखना है, ये नीलगिरी तहर पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो ये आपको याद रखनी है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय समाकालीन सर्वेक्षण करा रही है। और सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी का अनुमान लगाना है। और ये जो आपको कभी कभार क्या है, अन्नामलाई और नीलगिरी परिदृश्य में घूमती हुई दिखाई दे जाती थी, अब ये क्या है, बहुत कम रेयरली दिखाई देती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नीलगिरी तहर की स्टेटस क्या है आज की कंडीशन में, ठीक है। तो नीलगिरी तहर भारत के पश्चिमी घाट का एक स्थानीय पर्वतीय लुप्त प्राय पशुधन है, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत लिस्टेड किया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे इंडिया का क्या है, एक एक्ट है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उसकी जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें इसको लिस्टेड किया गया है। शेड्यूल फर्स्ट में आने का मतलब है कि जो भी शेड्यूल फर्स्ट में एनिमल्स रखे जाते हैं उसका कंप्लीटली, उस एनिमल का कंप्लीटली पोचिंग मतलब शिकार करना बैन होता है। उसको आप है ना ट्रेड नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सींग हो गए, खाल हो गई, ये जो इस जानवर से रिलेटेड, तो उनका आप क्या है ट्रेड नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। और ये वाले जानवर पूरी तरीके से अंडर प्रोटेक्शन होते हैं सरकार के। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रजाति के जो निवास स्थान को बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण इनका क्या है, ये जो इस जो लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में ये वर्गीकृत हो रही है, मतलब इनकी जो इतनी ज्यादा संख्या में तादाद कम होने का कारण क्या रहा है? एक तो निवास स्थानों का नुकसान होना, दूसरा विखंडन और अवैध शिकार, जो एक जो इलीगल पोचिंग होती है, जो अवैध शिकार किए जाते हैं, या फिर जो घरेलू पशुधन है उसके साथ में इनका कंपटीशन बढ़ जाने के कारण ये जो प्रजाति है बहुत ज्यादा लुप्त प्राय होने की स्थिति में आ गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखता है। नीलगिरी तहर पर्वतीय घास के मैदानों में देखने को मिलती है और साथ साथ ये 16 जंगलों में हमें मिलती है। तो 16 जंगलों की हाइट क्या होती है? 16 जंगल जनरली सी लेवल से नापेंगे, 1200 मीटर हाइट से लेकर 2600 मीटर तक के जो माउंटेन्स मिलेंगे उसमें हमें ये देखने को मिलते हैं। तो ये 16 फॉरेस्ट एंड द नीली माउंटेन ग्रासलैंड के अंदर इसका हैबिटेट है, यहाँ हमें देखने को ये मिलते थे। ये जो जानवर है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने का मतलब है कि सामाजिक रूप से साथ झुंड में रहते हैं। इनमें जो वयस्क मादा होती है वो इनको लीड करती है, वो नेतृत्व करने का कार्य करती है, और जो नर होते हैं वो अलग कुंवारे समूह बना के अलग घूमते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट खबर है आरबीआई की। तो आरबीआई ने क्या है, अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई ये जो डिजिटल लैंडिंग दी जाती है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। जैसे कई बार क्या होता है, मल्टीपल लैंडर से पैसा लाके दिया जाता है, तो ये मल्टीपल लैंडर्स के बारे में अपनी एक डिजिटल
रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए या फिर डिजिटली एक लिस्ट देनी चाहिए बोरोवर्स को पता होना चाहिए कि भाई उनको पैसा कहाँ से कितना मिल रहा है या फिर कौन कितना पैसा दे रहा था, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना पैसा दे रहा है। तो ये बोरोवर्स का अधिकार है, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके से डिजिटल लैंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आरबीआई के द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही सारी चीजें लिखी है जो मैंने ऊपर बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नाम याद रख सकते हैं। एलएसपी कौन होते हैं? लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो ये लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है ये क्या करेंगे? डिजिटल व्यू देंगे और लोन्स, जितने भी लोन्स हैं जो ऑफर उन्हें किए जा रहे हैं उसके बारे में जो बोरोवर्स हैं उसको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? डिजिटल व्यू देंगे। अजय अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट खबर है ओजोन से। तो ओजोन क्या है? आपको पता है कि ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, यूवी रेज जो होती हैं, उससे हमें प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कंटिन्यू अंटार्कटिका के ऊपर इसका छेद बरकरार है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि किस तरीके से ओजोन डिप्लीशन के कारण अंटार्कटिका का जो बायोटा है, बायोटा क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोकेशन पर जो वहां पर फ्लोरा एंड फोना मिलता है, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलते हैं, उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए ग्लोबल चेंज बायोलॉजी जनरल, ठीक है। कौन सा जनरल है? ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें यह बताया गया है कि लगातार ओजोन की कमी और क्षेत्र के पौधे और जानवरों की प्रजातियों पर इसके संभावित परिणामों के बारे में चिंता जताई गई है कि इस तरीके से अगर ओजोन का छेद बढ़ता रहेगा तो यहाँ के जो जानवर हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और इस अध्ययन में इस बात पे भी जोर दिया गया है कि हर वसंत में अंटार्कटिका के ऊपर ये जो क्षेत्र है ओजोन होल है ये बनता है, और पिछले 25 वर्षों से इसमें सिकुड़न जारी थी। मतलब ये छोटा होता जा रहा था, ये वापस से गैप भरता जा रहा था, परंतु पिछले 4 वर्षों में असामान्य रूप से ये जो छेद बना हुआ है ओजोन लेयर के अंदर, तो ये लंबे समय तक बना हुआ है और यही एक चिंता का विषय है। इसी के कारण क्या होता है, ओजोन जो वो यूवी रेडिएशन है, सन से आने वाली हार्मफुल जो रेडिएशन है जिसे अल्ट्रावायलेट रेज बोला जाता है, वो अगर धरती पर आएगी तो यहाँ के जो फ्लोरा एंड फोना है, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, उनको क्या हुआ अफेक्ट करती हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आइए ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं। तो देखिए आप जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ ही है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे अर्थ से ऊपर, तो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर आएगी एक लेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये होती है ट्रोपोपोज। तो इसी तरीके से ऊपर जाते जाएंगे तो अलग अलग लेयर आती जाएंगे, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ये हमारी ओजोन लेयर है, और यहीं पर ये ओजोन होल बनता जा रहा है। तो ये जो ओजोन लेयर है इसी के अंदर क्या है, ये ओजोन होल बन रहा है। तो यही एक चिंता का विषय है, और अंटार्कटिका के ऊपर ज्यादा बन रहा है। अब ये जो ओजोन लेयर काम क्या करती है? सन से क्या है, हमारे रेडिएशन आती है। अभी आप रेडिएशन देख रहे हैं, अब ये छेद बनेगा तो ये रेडिएशन यहाँ तक अर्थ तक आ जाएंगे, और ये यहाँ पे भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होंगे, उनको क्या है नेगेटिव इंपैक्ट देगी, उनको ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है रेडिएशन, और ये जला के रख देंगे, ठीक है। तो ये ओजोन हमें बचाने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो कुछ अब इसमें क्या होता है, जो यूवी रेज होती हैं ये 3 होती हैं, ए बी और सी, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो कौन सी होती है? सी होती है। सी को तो ये पूरी तरीके से ये क्या रिफ्लेक्ट कर देती है ओजोन लेयर। अगर हम बी की बात करें तो बी को ये कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेती है ओजोन लेयर, और ए की बात करें तो ए हमारी धरती तक आ जाती है और इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया इनमें से कौन सी यूवी रेज को ओजोन लेयर पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लेती है, तो कौन सी हो जाएगी? यूवी बी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें, और पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट इसको कर देती है यूवीसी को, ऐसे नाम याद रखें, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर देखते हैं ओजोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर का एक पार्ट है, जिसकी हाइट अगर हम बात करें 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की हाइट तक हमें ये देखने को मिलती है। मतलब अर्थ से ऊपर जाएंगे 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 8 नहीं 20 किलोमीटर सॉरी, ठीक है। इसको 20 किलोमीटर लिख के रखें कि 20 किलोमीटर की हाइट से ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो आपको ये ओजोन लेयर मिलती जाएगी। जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी यूवी, जिसे यूवी रेडिएशन बोला जाता है, उसको क्या करती है, ये विकृत कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है पूरी तरीके से। और ये यूवी बी, ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रेडिएशन यूवी बी को क्या है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पर्टिकुलरली यूवी बी रेडिएशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब ओजोन रिक्तीकरण तब होता है जब मानव गतिविधियों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो CFCs हैं, इसका बहुत ज्यादा हाईली उत्सर्जन किया जा रहा है। इसके साथ साथ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, इनकी वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर में ये छेद बढ़ता जा रहा है,
और इसको इनका कंजप्शन रोकने के लिए ही मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना 1987 के अंदर हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये समझौता किया गया था कि हम धीरे धीरे जो ये CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, एंड ओडीएस हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, इनका कंजप्शन यूज करना धीरे धीरे क्या कर देंगे, फेज आउट कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे। तो इसी कदम में क्या होगा, ये कंटिन्यू सतत चला आ रहा था और इसकी वजह से जो हमारी ओजोन परत है वो क्रमिक रूप से क्या कर रही थी, वो रिकवरी कर रही थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सी ईयर में साइन किया गया था, 1987 में ये साइन किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस भी डिक्लेयर किया गया है जिसे ओजोन डे के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा दिवस है, 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको ध्यान रखें। अब अजय नेक्स्ट खबर देखते हैं। देखिए, दुनिया की पहली फर्स्ट पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये वैक्सीन किसके लिए बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है मेलानोमा के लिए, है ना। इसके अंडर गोइंग ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये मेलानोमा क्या होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोमा क्या है, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये एक खतरनाक स्किन कैंसर है जिसकी वजह से बहुत लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ही, इससे बचाने के लिए, मेलानोमा स्किन कैंसर को रोकने के लिए mRNA वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो त्वचा कैंसर के सबसे घातक रूप मेलानोमा के लिए एक अभूतपूर्व व्यक्तिकृत एक mRNA वैक्सीन वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में तीसरे चरण में नैदानिक परीक्षण से गुजर रही है, जिसको डेवलप किसने किया है, मॉडर्ना, मार्शॉप और डोहेम द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये क्या करती है, ये मरीज के प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्यूमर से सर्जिकल हटाने के बाद, देखो ये क्या काम करती है, जो मरीज के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको सेपरेट करने के बाद में जो भी कैंसर ट्यूमर है उसको डिटेक्ट करती है और उसको खत्म करने का काम करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये यहाँ पर सुनीता विलियम, देखो सुनीता विलियम के बारे में आप समझ जानते होंगे कि इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ये यूएसए की एस्ट्रोनॉट है, पर इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। तो सुनीता विलियम को एज एन कैप्टन के रूप में भेजा जा रहा है एक नए स्पेस, मतलब इंडियन स्पेस सेंटर पर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इंडियन स्पेस नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो अनुभवी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको ISS भी बोला जाता है, पर अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रही हैं, जो 6 मई 2024 को लॉन्च किया जाएगा। और उस क्रू की ये क्या होंगी, ये पायलट होंगी, उस क्रू को ये क्या करेंगी, लीड करेंगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो इस मिशन में क्या होगा, इस मिशन में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 6 मई 2024 को रात 10:30 बजे के आसपास। प्रक्षेपण यान कौन सा होगा, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से ये स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो एटलस V5 रॉकेट नाम याद रखें, अलायंस 5 एटलस 5 रॉकेट। ठीक है, यूनाइटेड लॉन्च। और इसका स्पेस, अगर हम स्थान की बात करें तो स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया जाएगा। चालक दल के रूप में सुनीता विलियम्स हैं जो पायलट होंगी, और कमांडर के रूप में बैरी बुच हैं, है ना, बैरी विच विलमोर नाम याद रख सकते हैं, याद रख लें। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ये वाला मिशन, और इसमें ये कमांडर थी सुनीता विलियम, इनके को पायलट कौन थे, कमांडर कौन थे, तो बैरी बुच विलमोर, ऐसे नाम एक दो बार पढ़ेंगे, याद भेजेंगे। ये जो मिशन है 9 दिन का होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर। तो ये 8 मई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉकिंग करेंगी और 15 मई को ये वापस पृथ्वी पर आएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 9 दिन का स्पेस ये प्रोग्राम है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जापान ने क्या हुआ, ग्रीन लोन के रूप में REC को करोड़ों रुपए दिए हैं। तो ये REC है क्या, तो REC एक महारत्न कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो क्या करती है, फाइनेंस करती है और इन्वेस्टमेंट करने का भी कार्य करती है। तो इसको क्या है, जापान ने लोन दिया है ग्रीन लोन के नाम पे, जो क्या होगा, एंडलेस एनर्जी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के रूप में कार्य करती है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, किसने अभी लोन दिया है, किसने नहीं दिया। तो जापान ने लोन दिया है, कितना दिया, 3200 करोड़ रुपए का हरित ऋण लोन दिया है, और ये प्राप्त किया है इसने, इस कंपनी ने, REC लिमिटेड ने। तो ये एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
कंपनी है जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत अग्रणी गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसे जापान ने क्या करा है, लोन दिया है ग्रीन फंडिंग के नाम पे। इतना याद रखें कि ग्रीन प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको फंड करने के लिए ये पैसा दिया गया है, जिससे क्या होगा, हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उससे हम डील कर सके, मीट आउट कर सके। सरकार के द्वारा भी बहुत प्रयास करे जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें जो फंड कलेक्ट करना है वो भी इसमें सम्मिलित है। अब देखिए नेक्स्ट है मैपिंग इंडिया ओशियन फ्लोर। तो मैपिंग इंडिया ओशियन फ्लोर का सिंपल सा मतलब है कि जो इंडिया के आसपास की जो ओशियन है उसका जो तल है, समुद्री तल है, उसकी मैपिंग की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे जो अर्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक वेदर कंडीशंस बन जाती हैं और उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जान माल के बचाव के लिए। तो जब ये जो ओशियन फ्लोर की मैपिंग की जाएगी तो इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट एंड वेदर प्रिडिक्शन आसान बन जाएगा। तो यही बात के लिए ये किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर खबर है कि भारत हिंद महासागर में घिरा हुआ देश है, जो समुद्री धाराओं और मौसम और जलवायु भविष्यवाणी पर उनके प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में धाराओं का अध्ययन करने और पूर्वानुमान सटीकता में सुधार करने के लिए हिंद महासागर तल के मानचित्र के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो अब क्या होगा, इंडियन ओशन फ्लोर की पूरी मैपिंग की जाएगी, जिससे क्या होगा, वेदर प्रिडिक्ट किया जा सके, जिससे जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है उनको रोका जा सके। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, एस्ट्रोनोमर्स डेयर रेयर, है ना, डिटेक्ट, देखो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। देखो एस्ट्रोनोमर्स डिटेक्ट रेयर जाइंट फेयर फ्रॉम द मैग्नेटर, है ना। तो ये क्या है, ये मैग्नेटर क्या है, एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। कहां पर है ये, एक दूसरी उस पर है, ठीक है, गैलेक्सी में हमें पता चला है। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिकों ने मेसियर 82, वापस से ब्लैक रेड कर रहा हूं, ठीक है, वैज्ञानिकों ने मेसियर 82 M82 आकाश गंगा, जैसे हमारी तो मिल्की वे आकाश गंगा है, ये मेसियर 82 मिल्की वे मतलब आकाश गंगा है, जिसे सिगार गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें स्थित एक मैग्नेटर एक प्रकाश का न्यूटन तारा, जिसमें बेहद ही मजबूत ये चुंबकीय क्षेत्र देखा गया है। ठीक है, जो विशाल चमक से सबसे दूर ज्ञात उदाहरण का पता लगाया गया है। इसकी जो चमक है वो गामा किरणों की एक लहर के रूप में 1 सेकंड के केवल 10वें हिस्से में हमारे सूर्य के उत्पादन के 10,000 वर्षों के बराबर ऊर्जा जारी कर रहा है। इसी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा जो सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे 10,000 वर्षों तक के बराबर 1 सेकंड, मतलब एक बार जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, हमारा जो सन एनर्जी रिलीज करेगा वो 10,000 वर्षों तक एनर्जी रिलीज करता रहेगा, और उसका भी 10वें हिस्से करेंगे तो उतनी एनर्जी तो ये 1 सेकंड में रिलीज कर दे रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना समझने की जो वो जरूरत नहीं है। आप बस सिगार गैलेक्सी नाम याद रख लें, ये एक इंपॉर्टेंट है कि M82 का संबंध, M82 गैलेक्सी को सिगार गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर क्या है, हमें एक मैग्नेटर मिला है, एक चमकीला तारा मिला है, जो क्या है, जो एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो हमारी जो सन की जो एनर्जी रिलीज करता है, सूरज उत्पादन करता है, 10,000 वर्षों तक एनर्जी रिलीज करता रहेगा। इतनी एनर्जी का 10वें हिस्से का 1 सेकंड में ही एनर्जी रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, तो इतना याद रख लें, 1 सेकंड के मतलब 10वें हिस्से में ही ये एनर्जी रिलीज कर दे रहा है। तो इतनी तगड़ी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब देखिए, चाइना लॉन्चेस सेंजाऊ 18 मिशन। ठीक है, तो सेंजाऊ 18 मिशन का संबंध किससे है कि क्यों भेजा जा रहा है? तो देखो सेंजाऊ 18 मिशन तो क्या है, ये चाइना का खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहां भेजा जा रहा है। परंतु ये उस कदम में है कि चाइना क्या है, आगे चलकर अपना एक मून मिशन भी करने जा रहा है। मून पर क्या होगा, अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये भेजेगा। जैसे हम हमारे जो गगनयान मिशन में हम क्या है, अंतरिक्ष में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं, और ये चाइना क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में तो अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहले ही भेज रहा है, अब ये मून पे भी उतारने की बात कर रहा है। पर इस शेंजाऊ कौन सा है, जो अंतरिक्ष, जो इनका स्पेस स्टेशन है, उसपे इसको भेजा जा रहा है, और ये 6 महीने का मिशन है। 6 महीने तक ये लोग वहां एस्ट्रोनॉट्स वहां अंतरिक्ष में रहेंगे। आ जाइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, हाल ही में चीन ने 3 सदस्यीय दल को अपने परिक्रमार्थ तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन तक जाने वाले शेंझाऊ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। तो शेंझाऊ किसका है, शेंझाऊ 18 ये चाइना का वो है, एक स्पेस क्राफ्ट है, ऐसे याद कर लें। और कहाँ भेजा गया है,
तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पे इसको भेजा गया है। ठीक है, तो मिशन चीन के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसका लक्ष्य है 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हम भी आगे चल के भेजेंगे। ठीक है, शेनझोउ 18 अंतरिक्ष यान रात 9 बजे के आसपास लॉन्च किया जाएगा। कौन से मार्क 2F रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखें। मध्यम उत्तर पश्चिम चीन की जिनजुआओ सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको रवाना हुआ। तो ये देखो, ये जो इनका स्पेस स्टेशन है, जैसे लॉन्च मार्क 2F रॉकेट से तो इसको भेजा गया है, और स्पेस स्टेशन का नाम है सेंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, जिसका नाम है जी क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, तो जी क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर याद करने, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कौन से देश का ये है, तो ऐसे चाइना का इसको लगाने के लिए याद कर ले, है ना। शेनझोउ 18 स्पेसक्राफ्ट याद रखना है, चाइना का है, जिसको कहां भेजा गया है, इसको भेजा गया है तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर इसको भेजा गया है, इतना ही याद करना। हाँ, ये नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो मिशन की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर ये इसको भेजना है। 6 महीने का ये प्रवास रहेगा। वहां पर ये क्या करेंगे, जो वैज्ञानिक दल है वो परीक्षण करेगा, जो भी टेस्ट कंडक्ट करने हैं, साइंटिफिक टेस्ट जितने भी करने हैं वो वहां पे जाके करेंगे। यहाँ पर जो अंतरिक्ष का जो मलबा है, स्पेस डेब्रिस है, उसको क्या है प्रोटेक्शन, उसका जो प्रॉपर रूप से क्या किस तरीके से उसका संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में रिसर्च करेंगे। साथ में पेलोड प्रयोगों को अंजाम देंगे। वैज्ञानिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना इसका एक अनदर ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ साथ जो शेनझोउ 17 टीम है उसको राहत देने के लिए स्पेस स्टेशन वो ये मिशन कंडक्ट किया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इंडियन लॉन्चेस द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विथ विच कंट्री। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है, तो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इंडिया के द्वारा किस कंट्री के साथ में लॉन्च किया गया है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर स्टूडेंट देखिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जिसमें हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चलती है, साथ में जो आपके साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और साथ में जो आपके बेसिक कंप्यूटर्स हैं, तो ये वाले 3 सेक्शन इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, और ये रेगुलर बेसिस पे संडे को कंडक्ट कराई जाती है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8111881611 पर। और ये पेड टेस्ट सीरीज है, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।